हेलो बच्चों, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, क्या बहुत ही बढ़िया आपके सामने ये वीडियो रहेगी बेटा। यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो है फाइनल बायोलॉजी पेपर, जो आपका आज 27 तारीख को हुआ है, ठीक है। सेशन 2023 का ये पेपर है। पेपर बहुत ही बढ़िया लेवल का रहा है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दें कि जो आज इस वीडियो में डिस्कशन होने जा रहा है, उनके आंसर्स आप अपने आंसर जो अटेम्प्ट करके आए हैं उनसे मैच करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आप कितने जो है मार्क्स वहां से स्कोर करके आ रहे हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहेगा बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। उसमें ऑप्शन 1 है लाइट पोलन ग्रेन, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, मल्टीपल ओव्यूल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बेटा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और ए ऑप्शन का जो है फोर्थ, मल्टीपल ओव्यूल जो है वो एक करेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए इन इन पॉलिनेशन बाय विंड। अदरवाइज बाकी जगह आप देखते हैं लाइट पॉलन ग्रेन भी जरूरी है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन भी होता है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बी सेक्शन पे आप जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय विच अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन बेटा जो पहले हमारी वीडियो डिस्कस हुई है, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। तो देखो, जिनका एग्जाम हो चुका है, वेल एंड गुड। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। और जिनका भी रहता है +2 एग्जाम बायोलॉजी का, तो बेटा वो ध्यान दें, आप बोर्ड पर ना जाते हुए आप क्वेश्चन जो है, फॉर्म उनकी कैसी है, उनको ध्यान में रख के जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। तो ऑप्शन है बेटा यहाँ पे लाइसिन, मिथ्योनिन, वेलाइन, सिराइन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर यहाँ पे ध्यान आता है कि ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा हीमोग्लोबिन चेन। तो आंसर आपका बी में थर्ड पार्ट है, दैट विल बी दी वेलाइन। वेलाइन जो है एक अमाइनो एसिड का नाम है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से आप देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी रहेगा आपके सामने। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स डज ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव? 6, 4, 2, 1। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? 4। तो 4 क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन जाएगा इसमें, और आंसर क्या है? 4। तो आप एक बात ध्यान रखो यहाँ पे कि आपका क्या था, 2 लाइट चेन थी और 2 हैवी चेन थी। आपने देखा है ना कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नजर आता है। तो जब ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो 2 लाइट चेन रहेंगी और 2 हैवी चेन यहाँ पे प्रेजेंट थी। ऑप्शन नंबर डी है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट। ध्यान दें, जो नोट वाली बात आती है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। मेंटेन इन ए बायोरिएक्टर ऑप्टिमम फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भी। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेम्परेचर, विटामिन, साल्ट, नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबोव, क्योंकि टेम्परेचर, विटामिन, साल्ट जो ये सभी ऑप्टिमम कंडीशन के लिए जरूरी होता है। तो आंसर है आपका नन ऑफ द अबोव, ठीक है। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम जाएंगे। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं। अब आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 1 वर्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको डिवाइड किया गया है इस सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो आपका जाता है वो है ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस विच 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, नेम देम। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपका बेटा ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। मतलब कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। आप ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऐसा नहीं। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डीप स्टडी यहाँ पे जरूरी रहेगी। ऑक्जेलिस और कॉमेलिना के लिए पूछा है यहाँ पे, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। तो ऑक्जेलिस जो है ये चेस्मोगेमस फ्लावर्स के अंडर है आपका, और कॉमेलिना जो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंडर रहेगा, ठीक है। तो चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, और क्लिस्टो दे नेवर ओपन, दे रिमेन क्लोज्ड। तो आप यहाँ पे जो है ये दोनों चीजें बताएंगे, चेस्मोगेमस फ्लावर भी और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी। क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने रहेगा। बी पार्ट है बेटा यहाँ पे। Which bacterium did Friedrich Griffith use for his research?
आल्सो मेंशन द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय दैट बैक्टीरियम। एक तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, यहाँ पे पार्ट्स में पूछे जा रहे हैं, तो मार्किंग स्कीम भी आप देख ही रहे हैं कि हाफ प्लस हाफ जो है आपको दी जा रही है, मतलब 1 मार्क्स का है, तो हाफ मार्क्स हमारे लिए जरूरी है। ये जो मार्क आउट जो हो रही है ना, ये आपके जो महा मैराथन सेशन चल रहे हैं, उनमें हमें हाफ मार्क्स के लिए ही जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी बात के लिए अगर आपने मेरी चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट रहेगा, विच बैक्टीरियम डिड फ्रेडरिक ग्रिफिथ यूज फॉर हिज रिसर्च। क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो आंसर रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें साइंटिफिक नेम में आप। फोकस का मतलब क्या होता है, विच इज राउंडेड, ठीक है ना। तो एक चेन में जो है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आता है। और डिजीज का नाम पूछा है तो पता चल ही रहा है, इट विल कॉज निमोनिया। तो यह आपने एक्सपेरिमेंट देखा भी था कि एक आर स्ट्रेन था और एक आपका एस स्ट्रेन था, एक रफ था एक स्मूथ था। स्मूथ और ये रफ आप यहाँ पे इतना ही बताएं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट रहेगा आपका, विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन। 1 मार्क में क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम पर जाइए आप। जब ये डायग्राम आप यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा। अब ये नजर तो आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये जो है एग ओवरी, मतलब ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो फेलोपियन जो फेलोपियन ट्यूब पार्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी क्या है, दीज आर द फिम्ब्री। फिम्ब्री दैट मीन्स फिंगर लाइक projections to grab easily the egg, and this is the infundibulum part. infundibulum part। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट जो है जो ओव्यूलेशन के बाद एग को जल्दी से कलेक्ट करता है, ग्रैब करता है, कैच करता है। तो ये इनफिंडिबुलम में जो फिम्ब्री पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे इजीली कैच और कलेक्ट द ओवियम आफ्टर देयर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, आप ये ना सोचें कि डायग्राम क्यों बनाए, एग्जामिनर ने तो पूछा नहीं है। पूछने का नहीं बेटा, आप ये देखिए कि अटेम्पटेशन कितनी बढ़िया है आपकी, है ना। तो यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं कटवाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी पार्ट रहेगा आपका, राइट एनी 2 रीजंस व्हाई मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही बढ़िया है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो देखो 2 रीजन बताने हैं। मेंडल को हम क्या कह रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक, फाइन। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था गार्डन पी, दैट इज पाइसम सेटाइवम। मतलब क्या है, भूमि का रचा करो, आंसर एग्जैक्ट आंसर पहुंचने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो और फिर आप आओ, तो आप देखेंगे आंसर बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो अभी पूछा है कि क्यों अनरिकॉग्नाइज था। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, मेंडल को जो है सक्सेस मिली उनकी डेथ के बाद, है ना। तो उनको नोबेल प्राइज मिला आफ्टर हिज डेथ। इसका मतलब वो कुछ तो डिस्कवरी करके गए होंगे जब उनको इतना बड़ा जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीजंस बताने हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या रहेगा, आप देखें यहाँ पे इन्होंने 1865 से लेके 1900 का जो ये टाइम पीरियड रहा जिसमें इन्होंने अपनी डिस्कवरी को किया। तो अभी यहाँ पे आप देखें, एक तो क्या था कि मेंडल रियली वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ मॉन्क, एक टाइप का सन्यासी थे वो। ही वॉज अ मॉन्क, वो मॉन्क थे, नॉट ए साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो एक रीजन तो आपका ये गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखें, बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे ना वर्ल्ड के, वो सब डार्विन्स थ्योरी में लगे हुए थे। मतलब दी साइंटिस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे वर एंगेज्ड इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मतलब उस वजह से भी जो है मेंडल का वर्क नोटिस नहीं हो पाया। और नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि जो मेंडल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी था यहाँ पे, दे वर इन अपोजिशन टू डार्विन्स थ्योरी। मतलब डार्विन कुछ और कह रहे थे, मेंडल कुछ और कह रहे थे। इस वजह से जो उनका इतना बढ़िया जो वर्क था बेटा, इट वाज नॉट नोटिस्ड। तो आप यहाँ पे बताएंगे सेकंड पॉइंट भी जो है, जैसे फर्स्ट आपने बताया यहाँ पे, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे द रेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे वर एंगेज्ड इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो वहां पे सब अगर देखो, मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, बाल की खाल निकालते हैं। तो उसमें क्या है, अगर बहुत सारे साइंटिस्ट दूसरी जगह लग जाएं तो ये चीज थोड़ी सी दब गई।
लेकिन आफ्टर हिज डेथ देयर वर 3 साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क्स एंड फाउंड दैट मेंडल डिड सच अ लार्ज डिस्कवरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड। फाइन। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो मेंडल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी था, दे वर इन अपोजिशन में था किसके, डार्विन्स थ्योरी के, अपोजिशन इन डार्विन्स थ्योरी। तो आप मैच करें, अगर आप कुछ ऐसा सब लिख कर आए हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क। कोई एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बेटा फिर भगवान ही आपके जो है संभालेंगे इस काम को। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट रहेगा आपका, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, और बार बार आपको कहती भी हूं मैं कि ये कुछ नाम जो है आप याद करके रखा करें। तो ये रहेगा आपका नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना, ठीक है ना। और आप एजोटोबैक्टर जैसे ये और भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां तक आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो इससे पहले जो थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे बेटा, और अब जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट हम डिस्कस करेंगे। विच टाइप ऑफ क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल पी प्लांट, एक्सप्लेन। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है आपको, ये नहीं कि मैम हम अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन अटेम्प्ट क्या किया, रॉन्ग अटेम्प्टेशन ना हो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करते चले। टाइप ऑफ क्रॉस पूछा है, तो आपको ये नहीं कि मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड ऐसा कुछ बताना है, आपको बताना है वेदर इट इज अ बैक क्रॉस और ए टेस्ट क्रॉस। हाँ जी, आंसर रहेगा आपका टेस्ट क्रॉस। देखो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, आ गए ना ये क्वेश्चन। इसीलिए बेटा बार बार कह रही हूं मैं, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन मतलब ओवरऑल जो वीडियोस है बहुत वेटेज वाली है बेटा। इस टाइम जो कुछ बच्चे रहते हैं ना पीक पॉइंट पे भी, कि मैम प्लीज उतना बता दो जितना पेपर में आना है, सिलेक्टेड चीजें बता दो। तो बेटा आपको सिलेक्टेड तो बताई जा रही है, लेकिन हमें 100% रिजल्ट चाहिए है ना, और बेस्ट चाहिए है, ये पोजीशन हमारी है। तो ये बात ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली बच्चे सारे पास होने चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया फुल मार्क्स पे भी हमें जाना है। तो आप देखें टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, एक आप टाल पी प्लांट लेंगे एंड इट्स क्रॉस विद ए ड्राफ पी प्लांट, दैट मीन्स रेसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, आपने एक टाल पी प्लांट ले लिया है, प्योर टॉल लेना है यहाँ पे, एंड ये क्या हो गया आपका ड्राफ हो गया, लेकिन ये किसके साथ क्रॉस करवाया है, मतलब एक हिसाब से आप एक F1 जनरेशन का, जो यहाँ पे ये रेसेसिव पेरेंट है आपके, रेसेसिव पेरेंट है ना, उनके साथ आपको यहाँ पे क्रॉस शो करना है। और उसके बाद आपको पता है किसी भी कंडीशन में आप कर लें, आपका हर जगह से जो है बेटा टॉल प्लांट ही आएगा। बस इतनी बात है कि ये सब हाइब्रिड टॉल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किया हो, हाइब्रिड टॉल है तो रेशियो सारा आप देख ही रहे हैं 1:1, मतलब ये सारा एक सिंपल रेशियो आपका यहाँ पर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट रहेगा को एक्सटिंक्शन। ये क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में से लिया गया है। तो मतलब देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को निकाला जा रहा है, छोटी छोटी क्वेश्चन। एक्सप्लेन को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि विलुप्त तो हो जाना, कि कोई भी स्पीशीज है वो कहीं पर भी नहीं है। और को एक्सटेंशन का मतलब है कॉमन, है ना, को मतलब साथ में किसी चीज का। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म आपका एक्सटिंक्ट होता है, खत्म होता है, ऑटोमेटिकली इट विल एक्सटिंक्ट द अदर स्पीशीज विच डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। क्लियर हो रहा है आंसर। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक युका और पॉर्नुबा का एग्जांपल दे सकते हैं, प्लस आप ये भी बोल सकते हैं कि देयर आर सम जूप्लैंक्टॉन्स और सम फिशेस, if they deplete automatically the predator fish will also extinct। तो वो भी खत्म हो जाएगा अगर जो स्मॉल फिश आपकी खत्म होती है, ठीक है ना। तो को एक्सटेंशन में एग्जांपल भी दें, अगर आपकी कोई स्मॉल फिश सारी खत्म हो जाए तो आप देखें वो फिश जो इनके ऊपर डिपेंड करती थी वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती हैं। जैसे कि और सिंपल कर दो इसको, आप कहें कि अगर सारे प्लांट्स खत्म हो जाए, कुछ भी सिंगल प्लांट नहीं है, देन हाउ कैन वी सर्वाइव एंड द एनिमल्स विल सर्वाइव। तो उस केस में क्या, अगर प्लांट्स खत्म तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग्स भी खत्म होते हैं, दैट इज को एक्सटेंशन।
क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने रहेगा, ड्रा ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है यहाँ पे, तो आपका ये एंटीबॉडी जो है वो आप यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे आप हैवी चेन, लाइट चेन के बारे में दिखाएंगे। FAB रीजन है, फ्रेगमेंट मतलब एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट रीजन, और ये आपका यहाँ तक रहेगा। उसके बाद यहाँ जो पार्ट है FC रहेगा आपका फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ठीक है, तो ये डाई एक हिंज ज्वाइंट आप दिखाते हैं यहाँ पे, फुल लेबल करें आप, तो हिंज ज्वाइंट है यहाँ। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी बताएं कि जो एंटीबॉडी है वो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। फिर आप बताएं कि देर आर सम कांस्टेंट रीजन, फाइन, लाइट वेरिएबल रीजन, और कुछ जो है आपके हैवी रीजन है, डाई सल्फाइड लिंकेजेस बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, डी पार्ट है बेटा। इन दी लैकोप्रिन Z and Y genes code for which enzyme? Also mention their function. तो ये आप देखें कहाँ से आए हैं, टॉपिक है आपका लैकोप्रिन। इस टॉपिक की भी बड़ी डिमांड आ रही है बार बार, मैम लैकोप्रिन डिस्कस कर दीजिए, लैकोप्रिन डिस्कस कर दीजिए। तो आप चिंता ना करें, आपके जो भी कंफ्यूजन है उनको लिया जा रहा है, और आपके एग्जाम से पहले जो है बेटा ये सब डिस्कस हो जाएगा। डोंट वरी फॉर दिस। तो लैकोप्रिन की बात करते हैं। लैकोप्रिन ओप्रोन मॉडल आपने देखा था, ठीक है ना, जैकब एंड मोनार्ड ने ये दिया था। तो ऐसी कुछ बातें आप लिखें, जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है, तो ऐसा जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को कुछ आता है जरूर। तो लैक का मतलब था आपका लैक्टोज, ओप्रोन ओप्रिन की बात की जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चरल जीन बता रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल जीन है आपका ZYA। इन्होंने सिर्फ हमसे Z और Y के लिए पूछा है, तो ये स्ट्रक्चरल रीजन रहेगा बेटा आपका, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब Z से पूछा है और Y से पूछा है, तो Z वाला पार्ट बीटा गलैक्टोसाइडेज रिलीज करेंगे, गलैक्टोसाइडेज, और Y वाला जो है परमिएज, और A जो पार्ट है वो करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है, डोंट वरी। मतलब A वाला पार्ट पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना, आप कम ना लिख कर आए, आप कम से कम बढ़िया लिख कर आए। ठीक है, तो ग्लैक्टोसाइडेज फिर क्या करता है, लैक्टोज पर एक्ट करेगा, और लैक्टोज को ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक कर देगा, गलैक्टोज में। तो मैंने देखो बताया है ना आपको, जिस टाइप का आपका सबस्ट्रेट है वैसा ही आपका एंजाइम यहाँ पे यूज हो जाता है। So this lactose have to be broken down into glucose and galactose. Now permease क्या करेगा? That allow the permeability. Fine. So this have to be transported to the inside of the bacteria E. coli. तो permease provide permeability. परमिशन देगा कि जाओ भाई अंदर जाओ सेल के, और वहां जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कीजिएगा। इज इट क्लियर? ई पार्ट यहाँ पे रहने वाला है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जर्नल क्वेश्चन है। नहीं भी आता है ना तो भी आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, कमेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। as we all know, there is a very high trend of this organic farming today. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें क्या करना है, देर इज वेरी मच, मतलब देर इज नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओनली यूज ऑफ मेन्योर, दैट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, कंपोस्ट एंड द वेजिटेबल पील है आपका, ठीक है ना, या कोई भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है विच कैन इजीली डिग्रेड एंड डिकम्पोज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज देख ही रहे हैं बेटा, ज्यादा यहाँ से जो भी फ्रूट वेजिटेबल बनने वाला है दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। और सबसे पहली बात यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन या यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होती, और बेहतर न्यूट्रिएंट्स जो है आपको कम टाइम में मिल सकते हैं। और प्लस देखा जाए तो एक टाइप का मैनेजमेंट भी हो जाता है, जो भी कोई वेस्ट है, लाइक काउडंग की बात करते हैं तो एक मेन्योर का काम करता है, तो उनका भी क्या है, एक डिस्पोजल आसानी से हो जाता है, एक ट्रीटमेंट जो है आसानी से किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी जनरल टॉपिक, और यहाँ पे आप कुछ पेस्ट मैनेजमेंट का भी बता सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम भी यहाँ पे रहता है। स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दीज आर आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। तो देखो लेवल बढ़ा दिया है, कभी 1, फिर 1 को भी हाफ हाफ में डिवाइड किया, 2, देन 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, उतनी वेटेज आपकी आंसर की आनी जरूरी है। और देखो
क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन सुने आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट? फॉल्स फ्रूट क्या है और ट्रू फ्रूट क्या है? ठीक है, हाँ जी। उसमें आप देखेंगे अंडर विच कैटेगरी डज द एप्पल फॉल एंड व्हाई। तो एप्पल जो है कौन सी कैटेगरी में आता है? अब आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन पहले जो वीडियोस हैं डिस्कस किया हुआ है वहां पर भी, क्योंकि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बेटा आप लोग एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है? 15-20 मिनट का भी टाइम नहीं है? आप क्या करना है, आपको खाना भी खा रहे हो तो साइड में आप वीडियो चलाओ और देखो। 20 मिनट बेटा, नॉर्मली आप देखो, घूमते फिरते आप वॉक कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, बैठे हुए भी हैं, तो आपको क्या सिर्फ 20 मिनट्स जो है यहाँ पे निकालनी है मैक्सिमम, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि 20 मिनट्स में अगर आप सोचो आपका फुल एक चैप्टर डिस्कस हो जाए और आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर वहां पर मिल जाए, तो उसमें लॉस है क्या कोई? आप बताएं मुझे, नहीं है ना कोई लॉस। तो फिर क्यों आप ऐसा करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं? तो बेटा ध्यान रखा करो आप प्लीज, ये मेरी सजेशन है, आपकी मैम की सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को देखा करो आप। तो देखो, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में पूछा हुआ है। फॉल्स फ्रूट क्या है? द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स अदर देन द ओवरी। मतलब अदर कोई भी फ्लोरल पार्ट से वो डेवलप होगा, सिर्फ ओवरी से डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपसे फॉल्स फ्रूट के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो एक सिंगल मतलब विच डेवलप्स फ्रॉम ए, फॉल्स फ्रूट क्या है आपका? मतलब ओवरी को छोड़ दो, ओवरी एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी को छोड़ के बाकी कोई भी जो अदर फ्लोरल पार्ट है, अदर फ्लोरल पार्ट है ना, वहां से ये जो है डेवलप होगा। तो ये क्या है होगा आपका? फॉल्स फ्रूट, जिसे आप सीडो कार्प भी कह देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका रहेगा एप्पल। अब आपसे एप्पल के लिए क्या पूछा था कि कौन से कैटेगरी में आता है, तो आप ये लिखें दैट कम्स अंडर दी फॉल्स फ्रूट। अब रह गया हमारा ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट कौन सा? विच डेवलप्स फ्रॉम दी ओवरी बट नॉट एनी अदर फ्लोरल पार्ट, जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होगा। डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से ही डेवलप होगा। तो एग्जाम्पल इनका रहेगा मैंगो, ठीक है, मैंगो और टोमेटो। तो देखो, आंसर अगर इस ढंग से कुछ अटेम्प्ट किया है, डेफिनेटली यू विल गेट 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट रहेगा आपका, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? इजी क्वेश्चन, ये भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में। तो आप देखें कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। तो आप बताएं कि पी प्लांट, पी क्या है? जो गार्डन पी इन्होंने लिया था, गार्डन पी, साइंटिफिक नेम रहेगा पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखो क्यों सेलेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया जो है आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि दिस प्लांट इज इजीली अवेलेबल, तो ये बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता था, इजीली अवेलेबल। उसके बाद ये प्लांट जो है आपका एनुअल है, तो एनुअल है विच कैन इजीली कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फाइन, तो इसके लिए क्या है, रिजल्ट का बहुत लंबे टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है, कि एनुअल में तो है क्या पता 4-5 महीने में दोबारा से जो है प्लांट आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, डिजायरेबल फीचर्स कैन बी इजीली फाउंड। डिजायरेबल फीचर्स यहाँ पे आसानी से देखने को मिलते थे, डिजायरेबल फीचर्स है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो सकता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता था आसानी से। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों होता था? क्योंकि आपका प्लांट कैसा था, बाइसेक्सुअल, मतलब मोनेशियस आप बोले, बाइसेक्सुअल की जगह आप वर्ड यूज कर ले, मोनेशियस था, ठीक है। उसके बाद जो करेक्टर्स थे दे आर इजीली विजिबल, एक प्योर लाइन आपको यहाँ पे नजर आती थी। तो आप देखें, और जीनोटिपिक मतलब फिनोटिपिक करेक्टर्स आर इजीली शार्पली डिफाइंड, इनहेरिटेड traits can be easily found here. See, sharply defined inherited traits can be easily found. तो आप देखें क्वेश्चन ये नहीं है कि 3 मार्क्स में हर हर पॉइंट का आपको मार्क्स मिलने जा रहा है। तो आप सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर करके आए, और जिन्होंने अभी आगे जिनका बायो का पेपर रहता है वो अपनी अटेम्पटेशन कुछ इस तरीके से सुधार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन के अंडर ही आपके चल रहे हैं। एक्सप्लेन स्टर्ड टैंक रिएक्टर।
क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है ये 2 ही चैप्टर है सिर्फ, 11 एंड 12 अंडर 4th यूनिट। तो वहां क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं 3 मार्क्स में। तो देखिए स्टर्ड टैंक एक बायो रिएक्टर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या बायो रिएक्टर कहें या फर्मेंटर भी कहें, बात एक ही रहेगी, बात एक ही है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर आपके 2 टाइप के थे। एक था सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, दूसरा था स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। तो देखो ऐसे कुछ अपने क्वेश्चन को लेकर जाए, फ्लो चार्ट यूज करें। यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं वो भी आप बनाएंगे, ठीक है ना, जो बुक में आपने देखा भी है, गिवन है, वो आप जरूर बनाए डायग्राम, डायग्राम को स्किप ना करें। अब देखो सिंपल और स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक में आप बताएंगे दैट इज ए लार्ज स्टेनलेस स्टील वेसल हैविंग ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ, मतलब एक क्या है, लार्ज स्टेनलेस स्टील वेसल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, हैविंग ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 5 लाख DMQ। और एक सर्कुलेटरी वाटर साथ में रहेगा, यहाँ पे सर्कुलेटरी वाटर है फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज स्टेनलेस स्टील वेसल, दैट इज द टैंकर। फाइन। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि एजिटेटर सिस्टम है। ये पॉइंट्स आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको ये सब एक हिंट की फॉर्म में दे रही हूँ कि ये सब अगर आपने लिखा है ना बेटा, तो बधाई हो आपको कि आप अच्छे मार्क्स के हकदार बनते हैं, ठीक है। और इसी बात पे बायोलॉजी प्लेटफॉर्म का एक सब्सक्राइब आपका यहाँ पे बनेगा। तो एक एजिटेटर सिस्टम है, एक मोटर एंड ब्लेड्स है यहाँ पे, मतलब मोटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लेड्स रहेंगे। फाइन, ब्लेड्स आप देखेंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे पोर्ट सिस्टम रहेगा, इनलेट्स हैं, पोर्ट है, इनलेट्स यहाँ पे रहेंगे, न्यूट्रिएंट पोर्ट है, इनोकुलम, इनोकुलम, ठीक है ना। और क्या आप देखेंगे, एंटीफोम पोर्ट रहेगा यहाँ पे, एंटीफोम पोर्ट विल बी देयर। नेक्स्ट, और देखिए बेटा कि स्पार्जर, मतलब एक स्पार्जर टंक है तो स्पार्जर रहेगा। स्पार्जर किस लिए है, फॉर प्रॉपर एरिएशन, मतलब एकदम एजिटेट कर देना, मैकेनिकली एजिटेशन विल बी देयर। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी जोर से किसी चीज को घुमा देना। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब एक मोटर है, ब्लेड्स हैं, एजिटेटर सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे पीएच कंट्रोल, जो ऑप्टिमल कंडीशन दे मस्ट हैव टू बी प्रोवाइडेड हेयर। तो पीएच कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल है, ठीक है ना, साल्ट के लिए है आपका, वाइटामिन के लिए रहेगा यहाँ पे, फुल प्रॉपर इरिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए। इनलेट्स है, आउटलेट्स है, कि आप देख रहे हैं कि एक बार मटेरियल ऐड किया जा रहा है, एक बैच प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बैच में मतलब आप देख रहे हैं जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड देन वी हैव टू अगेन ऐड द रॉ मटेरियल इनटू दिस। और इन अदर सिस्टम देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट मेकिंग देन सबस्ट्रेट एडिंग। तो कुछ ऐसे प्रोसेस आपके कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, कुछ बैच प्रोसेस जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये सब आप बताएं, दोनों के डायग्राम जो है वेल डिजाइन डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है बेटा आप यहाँ पे बताएं देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए जो आपका स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है, इट इज वेल ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइंड, ठीक है ना, वेल ट्राइड, मतलब बहुत अच्छे से इसको परखा गया है, एंड टेस्टेड डिजाइन, एक टेस्टेड डिजाइन आपको यहाँ पे किसका, स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर का देखने को मिल सकता है। वेल ट्राइड मतलब बहुत अच्छे से इसको देखा गया है, टेस्टेड है ये। और प्लस इट इज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर aseptic, that is the sterile, that is the germ free conditions are applied here. The only disadvantage, the only drawback of this system is that it is very expensive, it is very costly, थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है। एंड वी आल्सो टेक हाईली ट्रेन्ड स्टाफ और अ टीम शुड बी देयर। फाइन, तो इतना सब आप लिख कर आएंगे, तो आप ये ना सोचे कि मैम ने ज्यादा बताया, ज्यादा नहीं बेटा। बार बार मेरी कोशिश ये है कि मार्क्स देखो मैं तो कटने दूंगी नहीं, ये मेरी, आप कुछ भी कहें कि ये मेरी क्वालिटी है, मतलब मार्क्स डिडक्ट हो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, और मेरे बच्चे पीछे रह जाएं ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं बेटा आप देखें और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर डी आपके सामने है, एक्सप्लेन लॉजिस्टिक ग्रोथ विद इक्वेशन, है ना।
इक्वेशन भी यहाँ पे डाल दी है। कर्व तो पूछा है, उसको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, उससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था क्लास में भी तुम लोगों को, ठीक है, तो ध्यान दिया करो बेटा। शुड बी स्टार्ट। देखो लॉजिस्टिक एस शेप्ड या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इसे बोला जाता है, एस शेप्ड है और ये वरुलस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल भी बताएं कि ये किस में नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। तो यीस्ट सेल्स इन ए कल्चर मीडियम, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। सो देयर आर 5 phases, सी वी हैव 5 phases there. One is lag phase, positive acceleration phase, logarithmic exponential phase, negative acceleration phase, देन स्टेशनरी और प्लैटिक फेज। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए पूछ लिया, ये फेजेस आप सारे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ये आपका एक हिंट आपको दी जा रही है, ठीक है। और वही बात है जो कई बार कहते हैं ना कि मैडम थोड़ा लिखे काम चलेगा, तो बेटा इसमें से वही बात है, तुम्हें कम लिखोगे तो कम मार्क्स और फुल लिखोगे तो फुल मार्क्स, ठीक है। सो अब देखें डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब ये आगे सॉल्यूशन इसका किया जाता है तो ये इस फॉर्म में आर एन वन माइनस एन बाई के जो है एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार होती है। अब उसके बाद सिर्फ इक्वेशन लिख के ना छोड़ें, उसको एक्सप्लेन करें, जो भी डेटाज है उनका क्या, जो सिंबल दिए हैं उनका क्या मीनिंग है। तो आर क्या है बेटा, यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, देन एन इज द पॉपुलेशन साइज, then this 1 minus n by k is environmental resistance, k is the carrying capacity and dn by dt, ये आप देख रहे हैं ना dn by dt, जो आप फिजिक्स में मैथ में भी पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dn by dt आपका क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन लिखा गया है। उसके बाद आप ये ग्राफ बनाएंगे, पॉपुलेशन साइज को आप वर्टिकल अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, and that will be a sigmoid S-shaped growth curve, virulus pearl logistic growth curve, sigmoid या फिर logistic, whatever you want to say, it's up to you। and यहाँ पे आप सारा बता देंगे कि पांचों फेजेस जो हैं कैसे, लैग फेज है, पॉजिटिव है, फिर आपका उसके बाद एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फेज यहाँ पे आएगा, फिर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज है, एंड देन स्टेशनरी स्टेज विल बी कम आउट। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा बेटा, 3 मार्क्स के अंडर ही ये क्वेश्चन चल रहे हैं। ए पार्ट है ड्रॉ द स्कीमेटिक चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis, अगेन इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय वीडियोस, तो आप वो वीडियो देखें, जरूर देखें। देखो बार बार एक बात बोली जा रही है ना बेटा, तो कुछ सोच समझ के कहा जा रहा होगा आपको। oogenesis में आपको एक टाइप का फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाना है। oogenesis है क्या, एक्चुअली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग in secondary oocyte stage is oogenesis। तो oo means ओआ, genesis means formation, तो formation किसका करना है, एग मतलब ओवियम का फॉर्मेशन यहाँ पे आप दिखाएंगे। तो 3 फेजेस में यहाँ पे आप इसको राइट करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। फिर आप दिखाएंगे कि यहाँ पे ओगोनियम है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है ना, तो ये एक जर्म सेल के अंदर आपका आएगा, जर्म सेल के अंदर। फिर आप दिखाएंगे कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है कि प्राइमरी oocyte बनाएगा, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे आप बताते हुए चलेंगे कि मियोसिस लग रहा है, माइटोसिस लग रहा है, मियोसिस 1 है, 2 है, वो सब आपको यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं फाइनली आगे कि मतलब एक सेकंड पोलर बॉडी बनी थी, सेकंड पोलर बॉडी, जनरली जो है 3 पोलर बॉडीज यहाँ पे बनना है, ऊटिड आप दिखाएंगे, और फाइनली ओव्यूम एग के बारे में आप दिखाएंगे विच इज रिलीज्ड एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में डे 14th को द मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पे ये रिलीज होगा। तो ये सब बेटा आपको अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। हाँ जी, 5th का बी पार्ट आपके सामने है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और वैक्सीनेशन, मतलब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। तो एक्टिव इम्यूनिटी आपको जैसे पता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन्स ओन सेल इन केस ऑफ एनी डिजीज और इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल के जो खुद के सेल जो रहेंगे बेटा, इंडिविजुअल ओन सेल्स विल प्रोड्यूस दिस इन केस ऑफ एनी डिजीज और इन्फेक्शन। उसके बाद ये स्लो प्रोसेस रहेगा, स्लो है बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग, आपके पूरे लाइफ पीरियड के ये रहेगा, और इट गिव्स रिलीफ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, गिव्स रिलीफ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड,
ठीक है, तो ये सब आपका लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें आप फिर ये भी बता सकते हैं कि whenever a children or a person is infected और हैविंग डिजीज लाइक चिकन पॉक्स और मम्स, तो एक बार कहते हैं ना, एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको लाइफ टाइम के लिए जो है एक टाइप की इम्यूनिटी मिल जाती है, तो लाइफ में फिर वो जल्दी से उसको चिकन पॉक्स नहीं होता। ऐसा सब आपका लिखा होना चाहिए। फिर है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन देखो यहाँ पे क्या है, ये कि एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट है। एंटीबॉडी प्रोवोकिंग प्रोवोकिंग एजेंट, एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट का ये काम करेगा। दैट इज अ प्रिवेंटिव इनोकुलेशन। ये तो क्या हो गया आपका बेटा, प्रिवेंटिव इनोकुलेशन है ना। मतलब एज द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी डिजीज और इन्फेक्शन, बट दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन वेन एवर द पर्सन फाइंड्स द डिजीज और इन्फेक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने है, मेंशन एनी थ्री वेक्टरलेस मेथड दैट आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका बेटा। तो यहाँ पे आप थ्री वेक्टरलेस मेथड पूछे हैं आपसे, तो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रोपिपेट जो आप देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक की हेल्प से, फिर आप देखते हैं कि कैल्शियम आयन भी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि डीएनए की जो एंट्री की जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। शॉटगन जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक जीन गन मेथड भी है आपका। तो टंगस्टन या गोल्ड प्लेटेड जो है डीएनए भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, और ताकि जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो बड़ी जल्दी से जो डीएनए है एंटर करेगा। ये सब आपका राइट करेंगे और इनको बड़े अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन डी पार्ट इसमें देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज अफेक्टेड बाय लाइट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो इसका डी पार्ट जब आप लेकर चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है प्लांट और एनिमल का, तो देखो लाइट का आप देखते हैं कि इक्वेटर पे जो लाइट है वो बहुत ही बढ़िया रहती है, लेकिन एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल देन द सनलाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस बिकॉज द सनलाइट इट विल डाइवर्ज, तो वो थोड़ा फैल जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज लेस पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ऑन द पोलर एरियाज, वहां पे कम है, सर्वाइवल नहीं पॉसिबल हो पाता, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं है, या हो सकता है ज्यादा स्नोफॉल हो। तो आप देखते हैं कुछ जगह आपके इक्वेटर पे ट्रॉपिकल प्लांट्स बहुत ही बढ़िया है, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये सब बेटा आपका यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए। तो फिफ्थ पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली सनलाइट इंटेंसिटी मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरीके से भी आप करके बता सकते हैं कि ये इक्वेटर है आपका, और यहाँ पे जो है एक पोलर रीजन रहेगा, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड डाइवर्जेंस भी आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में, वो भी जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप मतलब प्लेन एरिया से माउंटेनियस हिली रीजन में जाते हैं, so there will be a diversity, there will be a less diversity of animals and plants। ठीक है, स्क्रीनशॉट। फाइन, क्वेश्चन नंबर अब जो है बेटा आपका 6 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दें थोड़ा सा आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहेगा ए पार्ट में, ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। ठीक है, ए पार्ट में है, ए कलर ब्लाइंड फादर हैज ए डॉटर विद नॉर्मल विजन एंड द डॉटर मैरीज ए मैन विद नॉर्मल विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन बीइंग ए कैरियर ऑफ फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एक्सप्लेन विद पेडिग्री चार्ट। तो देखें यहाँ पे क्या कहा है कि कलर ब्लाइंड फादर हैं और उनकी डॉटर है नॉर्मल, और जो क्या करती है डॉटर जो है एक नॉर्मल विजन जो मतलब पर्सन है उनके साथ मैरिज करती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनके सन की वो कैरियर रहे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि डॉटर में कहीं एक पर एक जीन रहा हो एक्स क्रोमोसोम पे, तो ये जो है बेटा आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे बताएंगे। बी पार्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है, मेंशन एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। 3 ड्रॉबैक्स पूछे हैं आपसे, ठीक है ना, 3 ड्रॉबैक्स पूछे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। तो फर्स्ट तो क्या है कि ये एक टाइप की क्रूएलिटी है अगेंस्ट एनिमल, बिकॉज द डिमांड फॉर इंसुलिन इज वेरी मच हाई, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिपेंड on we have to depend from the pancreas, we have to depend to obtain insulin from the pancreas of the slaughtered cattle and the pigs। हाई डिमांड है, क्रूएलिटी रहेगा, हाई डिमांड रहता है, यहाँ पे हाई डिमांड भी है। उसके बाद when this insulin is obtained from the slaughtered cattle and the pig, then there is a much more response of allergic। ठीक है ना, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है बेटा बहुत ज्यादा रहता है।
और उसके बाद क्या हो सकता है कि थर्ड पॉइंट में आप लिखें देयर कैन बी अ कंटामिनेशन और इन्फेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल फ्रॉम विच दिस पैनक्रियाटिक इंसुलिन इज ऑब्टेन। तो कंटामिनेशन या इन्फेक्शन भी है यहाँ पे देखने को रहेगा। कंटामिनेशन या इन्फेक्शन जो है बेटा वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर जाएंगे आप। सी पार्ट पे जो है आप जल्दी से जाएं। सी पार्ट में आपसे पूछा है ऑन C2 और एक्स C2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑन C2 का मतलब है इन C2, ऑन C2 कहें या इन C2, मतलब जहां आपका ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल हैबिटेट में उस ऑर्गेनिज्म को वहीं प्रोटेक्ट करना है। एक्स का मतलब रहेगा ऑफ साइड, ऑफ साइड, ठीक है ना। ऑफ साइड मतलब जहां वो है उससे बाहर, जैसे हम कहते हैं ना होम अवे फ्रॉम ए होम, तो घर से दूर एक घर, तो नेचुरल हैबिटेट से दूर, लेकिन एक नेचुरल हैबिटेट जो है ये थोड़ा एक आर्टिफिशियल रहेगा, लेकिन स्टिल मतलब स्टिल नेचुरल कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे तो आप देखते हैं इन C2 में नेशनल पार्क, सेंचुरी और ठीक है, ये आप बताएंगे यहाँ पे, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज भी आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बता रहे हैं क्या, यहाँ पे आप जैसे जीन बैंक के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है, और जीन बैंक है, ऑर्किड्स हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी पार्ट आपके सामने है बेटा कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे आपको बताना है। तो कंपटीशन में क्या है कि एक आपका प्रीडेटर है, ठीक है ना। अगर कंपटीशन मतलब प्रीडेटर, तो चलो हम दूसरे टॉपिक में भी इसको ले सकते हैं। कंपटीशन में क्या है, देयर आर टू स्पीशीज, बोथ आर कंपीटिंग फॉर अ सेम रिसोर्स, सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करना है। जैसे अभी आप देखें कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं +2 क्लास में, हर कोई कंपीट कर रहा है सिर्फ किसके लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए, है ना। तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो भी क्या कर रहा है बेटा, आपको उस चीज में हेल्प कर रहा है कि सभी बच्चों का जो है बढ़िया मार्क्स आए और पोजीशन आप जो है अटेन करें। तो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन रहेगा। फिर आप कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में क्या है, एक पैरासाइट है, एक पैरासाइट रहेगा और दूसरा क्या होगा, एक होस्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे आप एस्केरिसिस वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं, वन गेट्स बेनिफिट व्हाइल अदर इज हार्म। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। ये 5 मार्क्स के जो है आपके लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत ही बढ़िया है। देखो आप बेटा ये ना देखें कि यूपी बोर्ड है हम क्यों करें, अरे भाई क्यों, बायोलॉजी तो सारी जगह सेम ही जाएगा, वो तो चाहे आप अमेरिका में बैठे हो तो भी सेम जाना है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, और लाइक करते रहो। तो यूपी बोर्ड है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। यहाँ पे आपको ना 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। तो हाइपोकोटाइल आप कहेंगे कि बिलो ग्राउंड पार्ट है, बिलो ग्राउंड है, और एपिकोटाइल अबोव ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से प्ल्यूमल बनना है, प्ल्यूमल से स्टेम बनना है, और यहाँ से रेडिकल बनना है। तो ये आपका रूट बन जाएगा, ये आपका शूट, या जिसे आप स्टेम भी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो देखो पेरिस्पर्म क्या है आपका, मतलब दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू अराउंड द एम्ब्रियो सैक। एक टाइप का ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है अराउंड एम्ब्रियो सैक। और पेरिकार्प क्या है, आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, है ना। मतलब जब फ्रूट आप देखते हैं फ्रूट बन जाता है, तो फ्रूट में जो ओवरी वॉल पहले था वो अब पेरिकार्प आउटर वॉल बन गया है। एक टाइप का पील भी आप कह सकते हैं, पील मतलब छिलका भी आप बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में है इंटेग्यूमेंट और टेस्टा। इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। इंटेग्यूमेंट तो बेटा क्या था, ओव्यूल में था, ठीक है ना। इंटेग्यूमेंट तो क्या था आपका, ओव्यूल में आप देखते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल में आपने ये पढ़ा भी हुआ है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। और टेस्टा क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग है ये आपकी सीड की। जैसे आप बादाम खाते हैं ना, बादाम का तो जो आप ब्राउन पार्ट जिसे हटा देते हैं, मतलब जो छिलका जिसे आप कह रहे हैं, दैट इज द टेस्टा। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का ये चॉइस वाला पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है। डिफाइन पार्ट्यूशन, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पार्ट्यूशन देखो बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका जाता है थर्ड चैप्टर का।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इन ह्यूमन बींग्स। तो पार्ट्यूशन क्या है? दैट इज द चाइल्ड बर्थ, मतलब बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ। तो एक बच्चे का जब जन्म होना है, दैट इज नोन एज द पार्ट्यूशन आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ ए बेबी। तो दैट इज द चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ पे हॉर्मोन्स का पूछा है, तो हॉर्मोन्स बेटा आप बताएंगे, रिलैक्सिंग हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट जा रहा है, ये वीडियो में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, मतलब आप देखें कि वीडियो तो बेटा मैंने 1 महीने पहले डिस्कस की है और पेपर तो अभी है ना। तो आप ये देखें कि कुछ कनेक्शन माइंड में सोचा जाता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपके ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने हैं। रिलैक्सन रहेगा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है आपका यहाँ पे। तो ये आपको पता है ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रिलैक्सिंग हार्मोन दैट रिलैक्सेस द यूट्रिन मसल्स। उसके साथ आप डायग्राम भी कोशिश करें यहाँ पे बना पाए, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मल अरेंजमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। बेटा बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल जो है ना बेटा, आपकी सभी नीड्स, आपको क्वेश्चन को देख के जो है वीडियोस तैयार की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो ट्राइसोमी आपको बताया, तो ये क्या जाएगा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको पता है 21 जो क्रोमोसोम है वहां को ये इफेक्ट करेगा, तो ट्राइसोमी है। इसमें आप बताएंगे कि प्रोट्रूडेड टंग, ठीक है ना, और पाल्म क्रीज्ड हैंड्स हैं, स्टबी फिंगर्स, तो ये सब कैरेक्टर्स आप वहां पे डालेंगे। और लैंगडॉन डाउन साइंटिस्ट का नाम भी बताएंगे, लैंगडॉन डाउन, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, मैंने पहले भी बताया है। एक्स वाई के लिए पूछा है, दैट इज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो यहाँ पे भी आप बता देंगे कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आप देखिए इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया है जेनेटिक कोड। अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जेनेटिक कोड में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, लाइक ओवरलैपिंग, कोलिनियरिटी, रिडंडेंसी, ठीक है। जैसे रिडंडेंसी आप बताएंगे यहाँ पे, रिडंडेंसी, कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, कोलिनियरिटी है, कोलिनियरिटी है, ओवरलैपिंग नहीं हो, नो ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल कोड है। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पे स्टॉप कोडोन, ठीक है, स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन है, टोटल 64 है, जिसमें से आप देखते हैं 3 तो जो है आपके स्टॉप कोडोन है, और जो सिंपल एक रह जाता है वो आपका एक स्टार्ट कोडोन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके फाइन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आप देख भी रहे हैं। तो फर्स्ट है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो यहाँ पे क्या है, ये फाइनली किसको अफेक्ट करता है? इम्यून सिस्टम को ये जो है बेटा अफेक्ट करेगा, और मतलब इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड स्किड के बारे में आप बताएंगे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड पे जो है इस जीन थेरेपी को, ये टाइप की जीन थेरेपी के अंडर आएगा, वहां पे उसको यूज किया गया था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड पे। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर मीन्स डिफरेंट, स्पेसिफिक मीन्स स्पीशीज, दैट मीन्स कंपटीशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ए मेंबर। तो लाइक कोई प्रीडेटर है और मतलब प्रे, तो वहां पे आप ये सारा बताएंगे। उसके बाद है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बढ़िया रहेगा ये आपका। तो यहाँ पे आप ये भी बताएं कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट। एक मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इसको क्यों लिया जाता है? क्योंकि इट रिक्वायर्स लार्ज स्टाफ ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स, ठीक है, एक्सपर्टीज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, डॉलर्स में पैसा चाहिए होगा। जो कंटेंट है, जो कंटेंट यहाँ पे आने वाला है, आप देखें 1000 बुक्स कम से कम, सॉरी 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, 3300 बुक, और एक बुक में कम से कम 1000 पेजेस, और एक पेजेस पे कम से कम 1000 लेटर्स जो है यहाँ पे टाइप होंगे ना बेटा, तब कहीं जाके काम चलेगा। US डॉलर की ये बात करेगा, मतलब डॉलर में जो है पैसा, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्टीज साइंटिस्ट की, और लेबोरेटरीज की जो टेक्निक्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो सारा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताएं। फिर आप ये भी बताएं कि जो क्रोमोसोम Y है उसमें सबसे कम जीन है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसमें 2968 जीन्स है,
जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम नंबर आपका 1 है और 231 जीन्स आपके मिनिमम है और ये है क्रोमोसोम नंबर वाई पे। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा यहाँ पे। वेरी गुड, फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 का चॉइस वाला पार्ट रहेगा ये आपका। कॉन्टेक्ट इनिबिशन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द कैंसरस सेल। तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन में हम क्या देखते हैं बेटा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग सेल ग्रोथ व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब सेल्स आते हैं, दे अरेस्ट देयर सेल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप बता के, ये कैंसर टॉपिक के अंडर आप पढ़ते भी हैं। उसके बाद आप बताएं कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल कैसे बन सकता है व्हेन देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। कि मतलब नॉर्मली तो हम देखते हैं एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, लेकिन अब हम कहें एक, एक से 18, 18 से 100, 100 से 500, तो आप देख रहे हो कितना ट्रीमेंडस रेट से जो है यहाँ पे डिवीजन चलेगा। तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि नॉर्मल सेल कैसे कैंसरस सेल बन सकता है। तो बेटा पेपर फिनिश होता है, पेपर का लेवल बहुत ही बढ़िया है, आप ध्यान रखें इतना लेवल तो होना चाहिए, है ना। +2 भी तो एक कोई लेवल है, और बोर्ड बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा मुझे पेपर ये। और आई थिंक जो है बेटा वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, और आप हमारे चैनल को विजिट करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें जो हैं आसानी से मिल जाती हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।